एक्टिविस्ट जब बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये फिगर में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन आरटीआई के तहत जो इंफॉर्मेशन निकाली गई है तो नर्मदा बांध का जो पानी है, शुरुआत में जब हमने 2010 में निकाली इंफॉर्मेशन तो बांध का जो पानी भरा हुआ है उसमें से 6.75 एग्जैक्ट फिगर में भूल गए, लेकिन 6 या 7 के बीच का परसेंट पानी हम इस्तेमाल कर पाते थे। गेट की बात छोड़िए, गेट लगने वाला तब भी मामला चल रहा था। उसके बाद 2012 में फिगर निकली तो करीब 8%। आज बांध में जो पानी है उसमें 20% से कम पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि कैनाल नेटवर्क नहीं है। और अगर आपको बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन की केस रहे तो बांध पे स्टे था, कैनाल पे स्टे नहीं था। अगर आपका घर बनता है तो उसका टॉयलेट, बाथरूम और बेडरूम का साथ में बनना जरूरी है। बेडरूम अगर कितना अच्छा भी बन जाए, टॉयलेट बाथरूम में, तो आप उस घर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैनाल नेटवर्क नहीं है, वो एक मामला है। अभी जो पानी आ रहा है यहाँ पे साबरमती में, एक हमने बहुत सारी फाइल निकाली जिसको लेकर हम काफी समय से बैठे हुए, हमारे पास करीब 20-25 फाइल है। पानी का इस्तेमाल 2007 से 2015 के बीच में क्या हो रहा है उसका एनालिसिस नहीं कर पा रही। उसमें मोटे तौर पे ये जो साबरमती में पानी बह रहा है ये वाटर टूरिज्म, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पानी जो नर्मदा से सीधा दरिया में जाने वाला था वो यहाँ से गुजर के जा रहा है, उतना फर्क है। मतलब ये पानी जो गिनती में नहीं है। तो ये पानी का इस्तेमाल का बड़ा मामला है कि इतनी बड़ी बात करने के बाद भी अभी गेट लगाने की बात हो रही है। बांध में जो हाल में जो पानी है अभी फिलहाल वो सारे पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फिर भी गेट की बात हो रही है। अगर आप नर्मदा को देखें तो वो ये सरकार ये समझती है और काफी जो लोग नर्मदा के पीछे पहले भागे रहते हैं कि नर्मदा नदी गरुड़ेश्वर के बाद खत्म हो जाती है। मुझे लग रहा है उनकी बात सही है, अभी खत्म हो चुकी है। आप अगर देखोगे तो भरूच तक, भरूच नहीं भरूच उसके आगे तक पानी दरिया का अंदर आ चुका है और आराम से, मतलब वो कभी कभी आता था, अभी वो आराम से वहाँ स्थायी हो चुका है, वो परिस्थिति है। और सरकार के मंत्री को शर्म नहीं है कि वो आसपास के गांवों को सब्सिडी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान श्मशान के इनॉग्रेशन में ये कहे कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे श्मशान बनने चाहिए, हाँ, या दवाखाना बहुत बनने चाहिए, उसी ढंग से वो नर्मदा नदी के किनारे पे रहने वाला भरूच और उसके इधर किधर वाले गांव जो उस नदी से पानी पीते थे, आज वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वो आरओ सिस्टम का पानी पीने पे मजबूर है। और ये मामला बहुत आगे तक गया है। सीनोर के पास बहुत लोगों की कंप्लेन है, चानोद करनाली के पास है। अगर आप नदी को ध्यान से देखें पिछले एक ही महीने में आप नहीं मान सकते कि ये नर्मदा है। तो ये मुद्दा था जो नहीं कर रहे। और एक छोटा सा मुद्दा सब्सिडी का था। सब्सिडी खत्म हो रही है लेकिन उद्योगों की सब्सिडी आज भी खत्म नहीं है। गुजरात में एक मॉडल शुरू किया था जो आज देश में लागू है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उद्योगों के, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो करोड़ों रुपए में बनते हैं, उसका 25% सेंटर से सब्सिडी था, 25% सब्सिडी था स्टेट का था, 25% सॉफ्ट लोन और 25% इंडस्ट्री का था। उसमें बदलाव हुआ है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का, 12% जो है वो 12 या 13% सॉफ्ट और इंडस्ट्री के लिए कम। आप सोच सकते हो कि सब्सिडी खत्म नहीं हो रही है, सब्सिडी चालू है, लेकिन किन के लिए चालू है मुद्दा है। सवाल है? हाँ सवाल। माइक कीजिए ना उसको। आप तीनों विद्वानों को हमने बहुत अच्छी तरह से गौर से सुना, लेकिन एक बात बहुत ही मिसिंग है गुजरात मॉडल के बारे में। गुजरात मॉडल में जनतंत्र का मामला और पूरा का पूरा वर्किंग क्लास जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उनका जो हालत बना रखा है गुजरात में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर सबसे ज़्यादा अटैक गुजरात मॉडल में, और सबसे पहला अटैक वर्किंग क्लास पे हुआ
वर्किंग क्लास के लॉ को असेंबली में विदाउट डिस्कसिंग विद ट्रेड यूनियंस कर दिया गया और वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया, और वही मॉडल को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गुजरात में अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, किसानी से लोग मजदूरी में सबसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं, और वही वर्किंग क्लास का कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से लेकर 12 आवर्स तक पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट जल्दी हुआ है। वो मिसिंग पार्ट है, उस पर थोड़ा नरेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत मिनिमम वेज, मतलब हर इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट हार्डली 10% वैकेंसीज आर फिल अप, बाकी सब वैकेंट। लेबर जुडिशरी टोटल कोलैप्स है, हार्डली 50% जजेस आर देयर, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर और लेबर ऑफिसर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर का पूरा मशीनरी और मैकेनिज्म टोटल कोलैप्स कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा गुजरात मॉडल का इंडिकेशन है, पूरे देश के लिए भी ये डेंजरस है, और उसके आधार पर पूरे देश में लिया जा रहा है। ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी का भी मेजर रीजन है। पहले खराब था, लेकिन अब ये जो गुजरात मॉडल के नाम से चला आ रहा है इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करने के लिए, वो एक बहुत बात है। और इस पर नरेशन किए बिना गुजरात मॉडल का डिस्कशन सही मतलब पूर्ण रूप नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर ज्यादा नरेशन होना जरूरी है। क्योंकि दो चीजें कह दूं कि लेबर रिफॉर्म में गुजरात ने अभी 3 साल में 17 अमेंडमेंट किए हैं। एक मैं आपको ठोस उदाहरण दे दूं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन, अगर आपने एक एफिडेविट करके दे दिया कि मैं सारे मजदूरों का कानून का पालन करूंगा, तो आपकी फैक्ट्री में कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर, एक्चुअली फैक्ट्री इंस्पेक्टर की संख्या ही नहीं है कि वो जा पाए, क्योंकि उसका नंबर नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसमें रोक लगी हुई, नए लोग नहीं आ रहे हैं, वो मामला है। लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेट वाला मामला एक है। और एक नया नाम दिया गया है गुजरात के मजदूर को, जिसका नाम है श्रम योगी। अभी श्रमायुक्त है, लेबर कमीशन नहीं है। और ये जो श्रम योगी है, उसमें साथ में एक नए सहायक खुले हैं। अभी हम काफी मजदूर सहायक हैं गुजरात में। अगर आपको बहुत सारे सहायक मिलेंगे, शिक्षण सहायक, पीआई जो पीएसआई जो होते हैं वो भी सहायक की तरह में, मतलब पीएसआई जो है वो भी 5 साल के लिए 6500 में है। शिक्षण सहायक का एक रेट है, वो भी आपका एडवोक है। तो ये बड़ी फौज, नई नौकरी गांधीनगर में और कई बड़े जॉब में नहीं है। और अगर आप इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर देख ले, तो आज बहुत सारी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा 40 या 50%, ज्यादा लिबरली बोल रहा हूँ, कि वो परमानेंट मजदूर है, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है। और उसमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें। और लेबर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बजट का एक फिगर निकाला है कि लेबर डिपार्टमेंट जो लाइसेंस और जो खुद फाइन करता है, उससे जो पैसा कमाता है, उतने रुपये का इस्तेमाल वो लेबर डिपार्टमेंट के लिए नहीं करते ये सरकार। और कहती है कि स्टाफ नहीं। आप अगर जाओगे तो अगर आपको नोटिस निकालनी है तो लेबर कमिश्नर की ऑफिस में कहा जाता है कि काम कीजिए ना, हमारे पास स्टेशनरी नहीं है। तो यूनियन वाले लोग अपने वहां से एक बड़ा गद्दा लेके जाते हैं कागज का और कार्बन का, तभी उनकी नोटिस निकलती है। और लेबर कोर्ट में जो जजेस है, उनके पास स्टेनोग्राफर नहीं है कि जो टाइप कर पाए। तो स्टाफ का भी बड़ा मामला पड़ा हुआ है। उसमें एक लंबा आरटीआई किया हुआ है कि कितना स्टाफ का कमी लेबर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट के लिए सेम है। सवाल किसका? दो ही चीजें थी। एक तो गुजरात को अगर जोग्राफिकली डिवाइड किया जाए तो कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट विच इज ट्राइबल बेल्ट, then the South Gujarat, and as against that the main so-called golden corridor. तो मालकम शेषर का जो स्टेट इकोनॉमीज ऑफ स्टेट्स जो किताब थी जिसमें सनत नेताजी ने लिखा था, the whole development is concentrated along the golden corridor. ये बात पहले से भी गुजरात में ज़्यादा चली है, और इसलिए
कच्छ सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त हो या सुबह नारायण भाई ने कहा वैसे एक अलग प्रकार की इकोनॉमी में जीने वाले लोग और परिसर, इनको दुर्लक्षित किया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने आक्रोश उठाते हुए नर्मदा की मांग की तो वो और ही पेरिफेरलाइज हो गए। ट्राइबल बेल्ट जो नॉर्थ ईस्ट था जहां हम काम करते थे, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे रिसोर्सेस सब गोल्डन कॉरिडोर की तरफ बह रहे हैं और इसीलिए उसके पीछे पीछे पंचमहाल हो कि साबरकाठा बनासकाठा हो, मजदूर आकर अहमदाबाद में रुकते रहे और बिना मजदूरी वापस भी जाते रहे। तो ये जो एक पूरा हुआ, दक्षिण गुजरात के आदिवासी भी एक तरह से वो तो अपने अपनी बातें करते हैं। आज भी जो मॉडल है ये पहले से एक प्रकार की ऊपर जाके बोलिए। तो ये जो पहले से ये जो डिवाइड और गैर बराबरी रही है उसको और बढ़ावा मिलने वाला है दो चीजों से। इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फिर उसी रास्ते से गुजर रहा है और इसके लिए पानी अभी नर्मदा प्रोजेक्ट से जो आ रहा है वो और उसके बाजू की जमीन है, ये भी इंडस्ट्री को डाइवर्ट हो रही है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत गुना बढ़ने वाला है। के सामने होने से ऊपर अरे आइए सब लोग सुन रहे हैं। सुनाई दे रहा है? नहीं बंद तो बहुत अच्छा विश्लेषण आप सब लोगों ने किया। बहुत सारे मुद्दे आए भी, एक दो मुद्दे मुझे लगा बहुत महत्व के हैं कि एक तो ये जो गुजरात का पूरा नक्शा है, हम सब बाहर के, मैं बाहर के से लोग भी अगर देखेंगे तो जानेंगे कि कच्छ सौराष्ट्र जो सूखाग्रस्त विभाग माना गया, एक्चुअली वहाँ इरेटिक रेनफॉल के बाद मानी जा सकती है, पर वहाँ जैसे सुबह नारायण भाई ने बताया था एक अलग प्रकार की इकोनॉमी भी है, वो चाहे ग्रास इकोनॉमी हो या अन्य प्रकार की, पर उसको बाजू में रखे तो भी वो क्षेत्र एक नॉर्थ ईस्ट गुजरात का ट्राइबल बेल्ट, बनासकाठा खेड़ ब्रह्मा से डांग तक का, और दक्षिण गुजरात प्रमुखता आदिवासी बेल्ट पहले था, अभी सूरत और सिटी सेंटर्स से बदल रहा है, व्यापारों के नए केंद्र निर्माण होते हैं तो पूरा डेमोग्राफी जनसंख्या का पैमाना भी बदल जाता है। तो आर्टिकल 19 के तहत भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है कि संचार और स्वातंत्र्य हो, लेकिन उस पर कुछ कंट्रोल्स भी संभव है। वो बात बीडी शर्मा जी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत उठाते, नॉर्थ ईस्ट ऑफ भारत, ये मैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुजरात कह रही हूँ। तो इसमें प्रमुख इकोनॉमिस्ट का विश्लेषण और टीका ये रही है, जैसे सनत मेहता जी ने मालकम आदिशेषा की इकोनॉमी ऑफ द स्टेट्स में गुजरात पर उन्होंने लिखा था और उसमें ये कहा था कि पूरी इकोनॉमी कॉन्सेंट्रेट होती है एक विशिष्ट हिस्से पर ज्योग्राफिकली, जो कि सोशल इकोनॉमिकली भी अलग है। ये ज्यादातर पटेलों का क्षेत्र है और इसीलिए इसमें तो था ही विषमता, पर अभी नर्मदा के कारण और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दोनों करीबन एक ही क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेट होने वाले हैं, क्योंकि आखिर तक जो टेलेंट के रीजन्स है, जैसे ये कच्छ सौराष्ट्र को फंसा रहे हैं और हम लोग पहले से ये कह रहे थे, क्योंकि तमाम बांधों में देश के ही नहीं दुनिया के भी यही चित्र है कि इस बाजू के लोग डूबते हैं और उस बाजू के लोग छूटते हैं, जो भाखड़ा नंदगढ़ का भी है, हरियाणा के रोहतक जैसे क्षेत्र के बारे में। तो वैसा होने से ये पूरा जो बीच का कॉरिडोर है उसकी जमीन भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गुजरात का 60% हिस्सा है।
उसके लिए जो कमांड एरिया की जमीन है वो भी डाइवर्ट करते हुए, और वो कैनॉल्स के किनारे है, इसलिए माइक्रो नेटवर्क नहीं बनेगा, और बनेगा तो भी पानी वहां कितना पहुंचेगा अंतिमता, मतलब मेन कैनॉल, ब्रांच कैनॉल, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर, सब माइनर एंड फील्ड चैनल, इतने प्रकार के नेटवर्क के बाद ही कैनॉल का पानी खेत में पहुंचे। तो वो न करते हुए अगर मेन कैनॉल्स का ही नेटवर्क बनाए ज्यादातर, और किसान भी जमीनें नहीं देते हैं क्योंकि इतनी डिकेड्स के बाद कि वो अपने नजदीक का सोर्स ज्यादा पसंद करते हैं, रिमोट कंट्रोल जो होता है बड़े बांधों के नेटवर्क नहीं पसंद। तो ये होने वाला है, ये गुजरात का बहुत बड़ा गुजरात में बदल लाएगा, ये हमारा अंदाज है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक मतलब बजट एलोकेशन के दृष्टि से भी देखें तो गुजरात में अपने इरिगेशन का 98% बजट, कई सालों से इरिगेशन का बजट 98% इरिगेशन बजट केवल एक योजना में डाला, सरदार सरोवर, और उससे आज ये मिल रहा है। और वो बजट कितना, तो 4,200 करोड़ में जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया था टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज से 1983 में, और उसके आधार पर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न निकाला था। 12 जून 2014 को बांध पूरा करने का जो निर्णय मोदी जी ने एक तरफा जाहिर किया, बाकी तो मानव अधिकार को डुबाने की बात तो छोड़ ही दो, वो तो एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी होने जा रही है अगर गेट्स आज की स्थिति में बंद किए तो, नहीं किए तो भी। लेकिन ये जो वो अभी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो बता रहे हैं वो 90,000 करोड़ बता रहे हैं। तो दिनकर भाई दवाइया बैठे हैं, उनकी तो किताब है कि 18,000 करोड़ में गुजरात के गांवों को कैसे पानी की व्यवस्था कर सकते, और इसके कारण जो छोटी और विकेंद्रित जगह और जिसके साथ जमीन का भी नियोजन होता है, ऐसा पूरा नियोजन एक प्रकार से साइडलाइन हो गया, बाजू में रखा गया और पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां गया। तो ये एक बात बहुत महत्व की है। दूसरा, एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न, ज्योति कंसल्टेंसीज ने ही है ना ये रोहित भाई इसका जो अभ्यास किया था कमांड एरिया का और अलग अलग जोन्स किए थे, उसमें पूरा ये था कि पूरे कैश क्रॉप्स पर ही उतर आएगा। तो नर्मदा का पूरा प्लान और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ये कैश क्रॉप में बदल जाएगा, पूरा एग्रीकल्चर इसके आधार पर बने। तो आज अगर कुछ 3,000 आत्महत्याएं हुई है, तो महाराष्ट्र में जैसे विदर्भ को आप इसलिए अलग करके रख सकते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल, बहुत सारी नदियां होते हुए कॉटन की जो मार्केटाइज्ड एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है एज अगेंस्ट कंजम्पशन ओरिएंटेड, उसका नतीजा ये हो रहा है कि जब मार्केट फेल होता है तो वो किसान को मार ही देता है। तो ये जो भी जैव विविधता और एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न में विविधता की बात है वो खत्म होने वाली है, और उसकी जगह या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लेगा या फिर माइग्रेशन मैक्सिमम टू सोसाइटी, ये विविध प्रकार के असर होने वाले हैं। और गुजरात में जो आदिवासी क्षेत्र है उसकी बात भी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि किस प्रकार से आदिवासियों की पूरी संस्कृति और दलितों पर अत्याचार, ये भी गुजरात की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। अभी तक सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात में पहले ज्यादा सुनाई देते थे, अभी उस बाजू जिस प्रकार का जातिवाद गुजरात में है वो बात, और दंगों के बाद की गुजरात की जो स्थिति है वो कैसे है, वो भी आपसे हम थोड़ी सुनना चाहेंगे कि क्या भयमुक्त है गुजरात आज भी। और आज भी जबकि गुजरात फाइल्स तक सब बातें सामने आई है, तो स्टेट एंड जनता के बीच में, और जनता में माइनॉरिटीज और दलित आदिवासी, जिनको हम सबको एक प्रकार के आज की सिस्टम में डिसएडवांटेज सेक्शंस कहेंगे, ऐसे सेक्शंस के बीच के संबंध 2002 के बाद कैसे बदले हैं या फिर स्थिर स्थान? चाय आ गई है क्या अशोक दा? तो अभी नक्की करें, सवाल है। आपको यहाँ कुछ नहीं किया देखो ये मैक वहाँ भी है, मैक है पीछे, ये रहा।
एक तो बहुत दिलचस्प शब्द है वो आपने रोहित प्रोफेसर ने आपने कहा वाइब्रेंट को अगर इस तरह से पढ़े विभ्रांत भी हो सकता है, विभ्रांत भी हो सकता है, विभ्रांत गुजरात भी हम कह सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी डिस्पैरिटीज बढ़ रही है, इसमें पॉलिटिकल अपोजिशन क्या है, सोशल लेवल में क्या वो हमें पता नहीं चलता। हमें झारखंड में और स्टेट्स में जिस तरह से रेजिस्टेंस दिखता है, गुजरात का जिक्र नहीं आता। ये सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन है या ऑप्रेस्ड है, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है? आपने देवस्वामी ने बहुत अच्छा किया, पहले से चल रहा है, बढ़ गया है। तो गुजरात की डोसाइल आपने कहा वर्किंग क्लास, ये इस फिनोमेना को थोड़ा डिस्कस करें तो यहाँ आंदोलन के लोग बैठे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अगर रिजॉल्व भी हो जाएगा, अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होगा तो क्या कहाँ पहुँचेगा? मेधा जी ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में दो चार बातें मैं कहूँगा और एक दो और भी सवाल है। जितने हो सके वो मैं कंसाइज फॉर्म में कहने की मैं कोशिश करूँगा। आपकी बात सही है मेधा जी कि ये गुजरात में जो सोचा था, जब नर्मदा बांध की बात चली थी तब कुछ और सोचा गया था। और सोचा था कि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचेगा, पीने का पानी मिलेगा लोगों को, और जो बेनिफिट कॉस्ट सोशल वगैरह बनाई गई उसमें भी कुछ वही ख्याल थे। लेकिन बाद में जिस तरह से ये पूरी परिस्थिति का इंडस्ट्री के लिए यूज हो गया और उसको बदला गया, उससे काफी परेशानी लोगों को हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि सरकारों ने, इतनी सारी सरकारों ने जिस तरह से उसका काम करना चाहिए था, जैसे कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने की तो बात एक और थी ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे वो बांध की ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे ग्राउंड लेवल का माइनर वगैरह का भी अगर काम किया होता तो बात कुछ और बनती। लेकिन ये नहीं हुआ है पहले से। आई डोंट नो वेदर इट इज समथिंग लाइक ए ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी और नॉट। आप देखिए, उसके साथ एक थोड़ा सा मैं राइडर लगा के ये कहूंगा कि कल्पसर की भी बात बहुत होती है, और कल्पसर से भी यही हमारी उम्मीद है कि जब कल्पसर होगा तब ये नर्मदा को वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तीसरी बात ये कही जाती है कि हमें पार नर्मदा लिंक कैनाल भी बनानी चाहिए। तो सोच तो इस तरह की है कि जैसे गुजरात की कृषि को बहुत ही अच्छी तरह से, जो ड्राउट प्रोन एरिया है उसमें ये काफी मदद मिलेगी, लेकिन होता कुछ और है। अब दिल्ली बॉम्बे जो फ्रेट कॉरिडोर बनने वाली है उसमें तो रेलवे लाइन की दोनों ओर से 100 किलोमीटर जमीन ले ली जाएगी। अब इन्हीं दिनों सूरत में जो चलता है या बारडोली में जो चलता है वो भी आप देख लीजिए, वहां पर भी बूढ़ा सूढ़ा वगैरह गांवों के गांव खत्म करने जा रहे हैं, और वो भी स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो ये लोगों की समझ में अच्छी तरह से आता नहीं है, और एक योजना देखते हैं तो उसके पीछे वो लग जाते हैं, या तो उसके तरफे या उसके विरुद्ध में उनकी दलीलें होती है। ज्यादा तौर पर देखा जाए तो वैसे भी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का परिणाम यही होने वाला है कि जॉब्स कम होगी और इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और वो हो ही गया है। दूसरी बात ये है कि गुजरात में तो इंडस्ट्री में कहा गया है कि सेकंड स्टेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो, तो हाउ अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन which help growth of Gujarat and the people of Gujarat for their development. अब इंडस्ट्री के जरिए गुजरात का डेवलपमेंट कैसा हुआ, कितना हुआ, ये बड़ी चर्चा की बात है। ज्यादातर ये देखा गया है कि गुजरात में
फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है मोर देन 90% वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, और इनफॉर्मल सेक्टर की जो रोजगारी है उसमें कुछ ठिकाना नहीं रहता है। 94%, more than 90% I say, it is 94%, I stand corrected. तो 94% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और उसमें भी अगर आप ग्राउंड रियलिटी में देखो तो गुजरात में जो बाहर से मजदूर आते हैं, जैसे कि उड़ीसा से आते हैं, बिहार से आते हैं, और अलंग में या तो काम करते हैं या और जगह पर, तो उनकी तो हालत अगर आप देखें तो आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे। ऐसी खराब हालत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज में उनको काम मिलता है, और बड़ी वो जैसे वो फिल्म बनी थी ना आमिर खान की पीपली लाइव, उसी तरह की एक बेदिली हर जगह छाई हुई है। वैसे तो थियोरेटिकली लोग कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन होगा, वो रेवोल्यूशन होगा, कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से इतना मैं कह पाऊंगा। थैंक यू। पटेल आंदोलन के बारे में बोले। चाय लेके आओ, चाय लेके आओ, चाय लेके आओ। नहीं, पॉलिटिकल आंदोलन नहीं। चाय लेना लो, चाय लेता ना, चाह। देखिए, पहले तो बात चाय लेना है क्या हो रहा है, इतना हो रहा है गुजरात में। हाँ, अभी बात कही कि मजदूर की जो परिस्थिति है गुजरात में, तो उसका क्या प्रतिकार हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्रतिकार हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे हो रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ये मॉडल में नहीं मानती है? आप बताइए। एटलीस्ट गुजरात में जो कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप बीएसपी से ले लो, जनता ले लो, कांग्रेस ले लो और जनता बीजेपी ले लो, ये सब, इसीलिए मैंने इतिहास बताया कि आ मॉडल जिस तरह से उन्होंने, मोदी ने सेल किया, ये मॉडल किसी और ने बनाया था, मोदी उसको क्रेडिट ले रहा है। फॉर्चुनेटली आज इंडिया में वो नहीं कह रहे हैं कि मैंने किया। गुजरात में तो वो कहते ही थे कि नर्मदा मैंने बनाई, पानी मैंने दिया। वो ये तो नई बात नहीं हम लोगों के लिए, वो तो सेल्स कैपेसिटी की बात हो रही है। मैं गुजरात मॉडल का एक अलग भाग है कि गुजरात में कई चीजें होती है, दूसरी चीज में एक मॉडल में नहीं होती, तो उनमें पॉलिटिकल पार्टीज और काउंटर मूवमेंट्स बहुत कम है गुजरात में। और दूसरा जिसको आजकल और हम लोग सिविल सोसाइटी जो कहते हैं ना, ये सिविल सोसाइटी का कैरेक्टर भी हमको जानना चाहिए कि गुजरात की सिविल सोसाइटी, दो प्रकार की सिविल सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम सिविल सोसाइटी जो पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और दूसरे जो मार्जिनल में हुए हैं, वही प्रजापति जैसे लोग हैं, वो मार्जिनल लोग हैं जो आवाज करते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं, फिर मिथी वैली में कुछ लोग हैं तो सत्याग्रह करते हैं, लड़ते हैं। वो जहाँ जो कुछ लड़ते हुई है उनमें सक्सेस हुई है, लेकिन ऐसे लड़के, ऐसी स्ट्रगल की क्वांटिटी भी बहुत कम है, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल इश्यूज नहीं देखते। वो पानी का इश्यू तो पानी का अलग इश्यू देखते हैं, मजदूर का इश्यू देखते तो मजदूर का अलग इश्यू देखते हैं। वो लार्जर पॉलिटिकल सिस्टम का इश्यू हम नहीं देखते। और 94% इनफॉर्मल सेक्टर आज गुजरात में नहीं है, सारे देश में है। ऐसी बात नहीं है, सारे देश में ये चला हुआ है। तो व्यवस्थित वर्ल्ड बैंक ने कहा
1960 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पहले का जो मॉडल था वो धीरे धीरे मजदूर को इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लाएंगे। 96 में जब फर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ यूरोप में, तब कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी and informal labor is the solution of economic crisis and poverty। मैसेज हमने 60s में दे दिया। फिर तो स्मॉल हेल्प ग्रुप हो गए और सब काफी हो गए। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे बढ़ता गया, फॉर्मल सेक्टर कम हो गया। आज गवर्नमेंट जॉब में भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है, आप यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग अवर्स पे होते हैं। ये फॉर्मल जॉब में उसको मालूम नहीं है कल मुझे पेंशन मिलेगा कि लीव मिलेगी। तो ये अब फॉर्मल इनफॉर्मल की लाइन बहुत ही कम होती है और इसी वजह से हर आदमी सिक्योरिटी ढूंढते हैं। तो ये सिक्योरिटी का ढूंढने का वजह ये पाटीदार आंदोलन है। उनको लगा कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमको नौकरी नहीं मिलती और हमको कहा गया कि मेरे पास हम एंटरप्रेन्योर है, गुजरात के ब्लड में एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ऐसे हमने पढ़ाया गया है, हम मानते हैं पैसा ढोके कमाए लेंगे। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, मूडी नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज करें और इतने इंटरप्राइज करें जिससे हमको फायदा हो जाए। आप सब्सिडी की बात करी, गुजरात में 2001 से 2011 में जितनी सब्सिडीज दी गई, नॉट इन टर्म्स ऑफ लैंड और इलेक्ट्रिसिटी, कैश सब्सिडीज इन टर्म्स ऑफ लोन एंड कैश एंड एवरीथिंग, 2.8% स्मॉल एंड मार्जिनल इंडस्ट्रीज में गई। 97% सब्सिडीज हैज गॉन टू द लार्ज सेक्टर। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन बदला गया, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन बदला गया, जिससे बड़ी इंडस्ट्रीज को ये फायदा होता है। बड़ी इंडस्ट्रीज को एक कंडीशन दिया गई कि आपको लाइसेंस तब मिलेगा आप 1000 वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे। लाइसेंस दे लिए, हु कैश 1000 के एम्प्लॉय देते हैं और किस तरह के एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो एक तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। तो इसमें जो आवाज उठाना चाहिए, उसका अध्ययन करके बात दिखानी चाहिए, वो जो सिविल सोसाइटी का एक काम है, वो सिविल सोसाइटी का काम गुजरात में बहुत ही वीक है। तो हम विशफुल थिंकिंग में रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, कॉलम राइटिस्ट। तो नर्मदा डैम होगा, पानी आएगा, फिर हर गांव में पीने का पानी का प्रॉब्लम है, पानी मिल जाएगा और फिर उसको सिंचाई मिल जाएगी। और हमको फेक था, हमने देख लिया क्या हुआ है। आज करीब 3000 गांव में पीने का पानी, 2 गांव को पानी मिलने वाला था नर्मदा डैम से, उनका प्रॉमिस वो नहीं मिला है। अभी लास्ट समर में अभी भी चल रहा है, टैंकर से पानी दिया जाता है। तो हमने माना था कि गवर्नमेंट कहती है ड्रिप इरिगेशन करेंगे, मेजरमेंट ने कहा कि कैश क्रॉप, तो भाई इनबिल्ट कैश क्रॉप था। हम मानते थे कि नहीं कैश क्रॉप नहीं होगा, हम उसको सीलिंग करेंगे, शेरडी का जो क्रॉप होगा उसको सीलिंग कर देंगे। कौन करेगा? किसके पास सत्ता है? जिसके पास सत्ता बैठे है वो और जिसके पास सत्ता बाहर है वो दोनों मिले हुए तब भी थे, मिले हुए आज भी है। जो लोग नर्मदा की बात कर रहे थे, इतना नर्मदा नहीं हुआ रहा है। आज के सिविल सोसाइटी जो लोग लिखते थे, बातें करते थे, आज कहाँ है? कितना मोबिलाइजेशन हो? तो प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट को है ही, साथ साथ गवर्नमेंट को प्रेशर करने के लिए, नए इश्यूज को नई तरह से आर्टिकुलेट करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जो काम है, जो सिविल सोसाइटी का काम है, वो सिविल सोसाइटी गुजरात में काफी चाय का ब्रेक कर लेते हैं। भाई चाय का कप जितना अंदर ला सब बाहर जाना चाहिए।
जो सेवा किया है ना चाय का कप अंदर लाने का, वो बाहर निकालने के लिए सेवा किया। अभी चाय का ब्रेक कर रहे हैं और जिन्होंने चाय का कप अंदर लाए वो कृपया बाहर ले जाए। अब अभी हम चाय का ब्रेक कर रहे हैं और जो साथी चाय का कप अंदर लाए हैं